नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल के सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे घर में रहने को कहा है। प्रदेश में कई नदी नहरें खतरे के निशान के ऊपर चली गई हैं। 2 जगह बादल फटा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है। पीएमओ के मुताबिक प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। देश की कुल बारिश अब सामान्य से अधिक हो गई है। 9 जुलाई तक सामान्य बारिश 239 मिलीमीटर होती थी। अब आंकड़ा इसे पार कर 243 मिलीमीटर हो गया, जो 2% ज्यादा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हालात हैं उत्तराखंड के, हिमाचल के। तस्वीरों में देखिए होटल व्यास नदी के पास का बना हुआ, और ये देखिए ये पूरा इस नदी में समा गया। ये होटल था, व्यास नदी आप देख रहे हैं अपने रौद्र रूप में, और पूरा इसमें ही होटल समा गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर हालात होंगे। प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से सारे इंतजाम किए गए। गाड़ियां जिसमें लोग थे, अचानक से पानी का सैलाब आया और इसमें जिंदगी को बहा कर ले गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या होंगे। बार बार प्रशासन आपसे बात कह रहा है कि घरों में रहिए, और ये हिदायत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग घर में रहें। 24 घंटे बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। तभी ये देखिए दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी आपको दिखाई थी, दूसरी गाड़ी ये व्यास नदी है जहां पर ये हालात हुए। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से हालात होंगे। नदियों का ये उफान, ये रौद्र रूप कई जिंदगियों को लील रहा है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगाइए कि कुदरत का कहर किस प्रकार से इस समय बरस रहा है। मॉनसून के शुरुआत के साथ देश में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी हाल देखने को मिल रहा, जिस पर प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं हिमाचल के लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं, कृपया अगले 24 घंटे तक आप लोग घर के अंदर रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई। हमने 3 हेल्पलाइन नंबर 1100, 1070 और 1077 की व्यवस्था की है। आप किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और मैं भी 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। भारी बारिश का कहर ये देखिए तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। ये पानी का ये देखिए किस प्रकार से अंदाजा लगाइए कि ये पुल के पास बिल्कुल पानी जाता हुआ। प्रदेश वासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। दिल्ली में शनिवार से जारी लगातार और भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये वक्त राजनीति का नहीं। दिल्ली में बाढ़ के खतरे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में अप्रत्याशित बारिश हुई। सभी लोगों को चाहिए कि मिलकर प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाएं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है।
ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं, और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। इसको 2 फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी, हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट। अगले 4 दिन बारिश के हिसाब से मुश्किल भरे हो सकते हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तो वही मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बताया कि रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई और कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। 13 तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। 11, 12, 13 में जाएंगे। 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी, और उसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी वो करीब जो है 4 टाइम्स या उससे अधिक ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी और बढ़ने वाली है। रास्ते जो है जगह जगह बंद होंगे, जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की इवेंट्स जो बढ़ेंगी। और साथ ही आप देखें जो लैंडस्लाइड मीडियम से लार्ज तक के जो है वो कहीं कहीं पर खासकर जो वनरेबल एरियाज है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर पहाड़ों में स्पेशली, तो ये देखने को मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को गुजरात में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जयशंकर ने कहा, मैंने अभी नामांकन दाखिल किया है और मैं फिर से बीजेपी का उम्मीदवार बना हूं। मैं पीएम मोदी, गुजरात की जनता का आभार प्रकट करता हूं। पिछले 4 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलाव का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला है। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं, और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों को कि उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ, और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है, उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला,
मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी, उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है। आए दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष हमलावर होता है। इस बीच व्यापार प्रकोष्ठ के आयोजक विनीत अग्रवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले मौलानाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। ऐसी बात करते हैं, उन पे देश की सरकार को चाहिए राजद्रोह का मुकदमा चलाए। ऐसे लोगों का जो हमारे भारत का अपमान करे, ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को बिना पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में रहना है तो यूसी से सम्मान करो, भारत में रहना है माते बहनों का सम्मान करो। यूसीसी पर देश का माहौल यूं ही हाई हो रहा। ऐसे में इस भभकती आग में घी का काम किया है बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल के एक बयान ने, जिसके एक बार फिर से यूसीसी पर माहौल गर्मा गया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विनीत अग्रवाल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जो मौलाना इस वक्त यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यूसीसी का विरोध करने वाले मौलाना पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने तक की भी बात कह डाली। आपके माध्यम से भारत में रहती जो मौलाना ऐसी बात करते हैं, उन पे देश की सरकार को चाहिए राजद्रोह का मुकदमा चलाए। ऐसे लोग राजद्रोह के मुकदमे में आते हैं। ऐसे लोगों का जो हमारे भारत का अपमान करें, ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को बिना पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में रहना है तो यूसी से सम्मान करो, भारत में रहना है माते बहनों का सम्मान करो, भारत में रहना है युवाओं की सोच, युवाओं का सम्मान करो। भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम। विनीत शारदा अग्रवाल का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पूरा विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, आरोपों की बौछार कर रहा है। सरकार की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है, लगातार यूसीसी का विरोध हो रहा है। ऐसे में इस बयान में यूपी की सियासी आग में घी का काम किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति क्या मोड़ लेती है और सरकार के लिए कौन कौन सी परेशानी इसके कारण पैदा होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। झारखंड के जमशेदपुर से पूर्व के विधायक सरयू के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सरयू राय का पार्टी बदलेंगे। वैसे सरयू राय ने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के पक्ष में हैं। रिपोर्ट देखिए आप ये। क्या सरयू राय को सियासी खेल करने वाले हैं? क्या वाकई में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सरयू रणनीतिक सियासी बिसात पर अपने मोहरे सेट करने की कवायद में जुटे हैं? जी, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है सरयू। वैसे तो झारखंड की सियासत का बच्चा सरयू राय के नाम से वाकिफ है, मगर इस बार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के एक सियासी बयान ने नए सियासी तूफान का संकेत दिया। दरअसल भारतीय जनतंत्र मोर्चा यानी भाजपा के संरक्षक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय दम भर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर वो अपनी पार्टी, अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं और पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर राय बनाने के लिए बैठक करने जा रहे हैं। बाकायदा दावा ये भी है कि अगले 10 दिनों में राज्यभर के 100 से 150 राजनीतिक जानकारों के साथ रणनीति का ताना बाना बुनेंगे और फिर इसके बाद ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव में
पार्टी अपना प्रत्याशी देगी या किसी पार्टी का समर्थन करेगी। अब इस पर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। चुनावी माहौल बनते जा रहा है। सत्तापक्ष विपक्ष सभी दल अपने अपने हिसाब से जो मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों की चीर-फाड़ भी कर रहे हैं। और मुझे ये लगा कि भाई हम लोगों की इस चुनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए एक दिन तय करके इसी महीने में हम लोग संभवतः तीसरे सप्ताह में जुलाई के राज्य भर से 100-150 लोगों को बुलाएंगे कि लोकसभा चुनाव में मेरी भूमिका क्या हो, इसके बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें अपनी भूमिका कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसी के बारे में मैंने कुछ मुद्दे दिया था। इसको हमारा जो राज्य है, इस राज्य में सामाजिक समरसता नहीं आ पा रही है, राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पा रही है। पार्टी के कैंडिडेट देना पड़ेगा ही उनको, और पार्टी अपना जो निर्णय लेगा वो उनका कौन सा पार्टी है, भारतीय जन मोर्चा की ऐसी पार्टी है तो अपना पार्टी के तो उम्मीदवार देंगे, उनका अधिकार बनता है। और जहाँ तक हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय जो है हमारे विष्णुगुरु शिबू सोरेन जी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कारखाने अध्यक्ष भी हैं, उनका जो निर्णय होगा उसी को हम लोग मानकर आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। वैसे तो सरयू का विवादों से पुराना नाता है और वो झारखंड की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले नेता भी हैं। इतना ही नहीं, वैसे तो सरयू राय सियासी संदेश देते देते ये भी समझाते कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के पक्ष में खड़े हैं। खैर, विधायक सरयू राय के बयानों ने सियासी खलबली मचा दी है। तो सवाल ये, क्या सरयू किसके समर्थन में उतरते हैं या फिर अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा में दम ठोकते हैं? खैर, जो भी सरयू की इस सियासी चाल ने सियासी संदेश तो दे ही दिया कि रण में मैं भी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। बदायूं के उसहेत क्षेत्र में आकाशीय बिजली से जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही आपदा में घायल हुए लोगों के उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। सावन महीने के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस कड़ी में पहले सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए देश के तमाम मंदिरों में देखे गए। तस्वीरों में आप देखिए, आज सावन का पहला सोमवार था और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की, जहां पर भक्तों की भीड़ देख रहे हैं आप। और आप देख सकते हैं बारी बारी से भक्त आ रहे हो, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चांदनी चौक दिल्ली की तस्वीर है, पहली तस्वीर, दूसरी गोरखपुर और तीसरी हरिद्वार की है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।